स्टूडेंट्स डू IITian सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रियात्मक शोध के चरण। तो क्रियात्मक शोध के जो भी चरण होते हैं इनके बारे में हम लोग डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, क्रियात्मक शोध के कुल 8 चरण होते हैं। 8 चरण होते हैं और इनको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहला जो चरण होता है प्रथम, ठीक है, प्रथम होता है समस्या चयन, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे सामने प्रॉब्लम होती है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम को हम सेलेक्ट करते हैं। अब वो प्रॉब्लम आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकती है और रोजमर्रा के जिंदगी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया जाता है कि वो आपके मैथमेटिक्स की हो सकती है, आपकी हिंदी की हो सकती है, इंग्लिश की हो सकती है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को हम सेलेक्ट करते हैं, उस प्रॉब्लम को पहले हम चूज करते हैं, ठीक है। पहले समस्या को चुना जाता है कि भाई ये समस्या है हमारी और इसको हमें सॉल्व करना है। दूसरा आपका क्या होता है, समस्या को परिभाषित करना, मतलब प्रॉब्लम को डिफाइन करना, ठीक है। जो भी हमारे पास समस्या होगी, दूसरे चरण में हम क्या करेंगे, हम उसको डिफाइन करेंगे कि समस्या है क्या, ठीक है, समस्या है क्या हमारी। भाई वो अब किसी भी उससे टॉपिक से रिलेटेड हो सकती है। अगर मान लीजिए मैथ्स की प्रॉब्लम है तो आपकी वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हो सकती है, मेंसुरेशन से रिलेटेड हो सकती है, एरिया अंडर कर्व से रिलेटेड हो सकती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके क्या हो जाएंगे, आपके मतलब डेफिनेशंस हो जाएंगी, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम समस्या को हम परिभाषित कर सकते हैं। तो पहले समस्या को परिभाषित तो दूसरा चरण जो होता है उसमें समस्या को परिभाषित किया जाता है। और समस्या को जब परिभाषित करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उसको एक टाइटल दे देते हैं कि भाई ये हमारी जो समस्या है ये इससे संबंधित है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका समस्या का सीमांकन। तृतीय है समस्या सीमांकन, ठीक है। तो समस्या का जो सीमांकन हमारा ये निर्धारित करता है कि उस समस्या का जो क्षेत्र है वो कहां तक फैला हुआ है, उस समस्या के क्षेत्र से रिलेटेड है कि मतलब वो व्यापक रूप में है या सूक्ष्म रूप में है, ठीक, या लघु क्षेत्र की समस्या है या व्यापक क्षेत्र की समस्या है। तो जो आपका तीसरा चरण होता है ये समस्या का क्षेत्र निर्धारित करता है, ठीक है। चौथा, समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना, ठीक है, तथा कारणों का विश्लेषण करना। तो चौथे में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी समस्या के जितने भी हमारे रीजंस हो सकते हैं उन कारणों को हम टटोलते हैं, उनका पता लगाते हैं। जो भी हमारे समस्या से संबंधित कारण होते हैं उनको हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा और कारणों का विश्लेषण करना, ठीक है। पांचवा है आपका क्रियात्मक परिकल्पना निर्माण, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक परिकल्पना का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक मतलब हम सेटअप तैयार करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि हम जो भी हमारी समस्या है उनका क्या करते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं, एक फॉर्मेट पूरा तैयार करते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसमें उसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसमें फिर हम अभिकल्पना निर्माण करते हैं। और फिर 7वें और 8वें चरण से हो जाने के बाद क्या होती है, जो समस्या होती है वो हमारी सॉल्व होती है, ठीक है। तो जो आपका पांचवा है ये है आपका क्रियात्मक, ठीक है, ये आपका है क्रियात्मक परिकल्पना निर्माण। छठा है आपका अभिकल्प निर्माण, ठीक है। अभिकल्प निर्माण के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि हम किन प्रयत्नों के द्वारा हम समस्या से संबंधित हम मूल्यांकन कर सकते हैं, ये हम बताते हैं, ठीक है। 7वें में आपका विश्लेषण है, 7वें में विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण के बाद आपका 8वां होता है आपका कंक्लूजन, यानी कि फिर समस्या सॉल्व हो जाती है और उसका निष्कर्ष निकल के आ जाता है। तो अब वीडियो को पॉज करके ये सब नोट डाउन कर लीजिए। अब हम एक एक समस्या को हम डिफाइन करेंगे।
तो देखिए जो हमारा पहला चरण है, प्रथम चरण है हमारा समस्या चयन। तो देखिए पहले क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमको समस्या का चयन करना होगा, ठीक है। वो समस्या किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है। तो आइए देखिए इसको पढ़ते हैं। किसी भी अनुसंधान का सबसे पहला सोपान वह समस्या होती है जिसके संबंध में अनुसंधान किया जाता है। जिस समस्या के संबंध में हम अनुसंधान करते हैं वो क्या होती है, जिसके संबंध में हम अनुसंधान करते हैं वो समस्या होती है। क्योंकि समस्या के अभाव में समाधान किसका किया जाएगा। अब जब समस्या हमारे पास होगी ही नहीं तो हम समाधान किसका करेंगे भाई। अल्टीमेटली हमें समाधान जो करना है वो किसका करना है, वो समस्या का ही करना है। तो समस्या के समाधान के लिए आवश्यकता है अनुसंधान की। अतः अनुसंधानकर्ता को सबसे पहले समस्या को समझना चाहिए जिसे वह हल करना चाहता है, क्योंकि समस्या समाधान हेतु की गई सभी क्रियाएं भी समस्या से ही संबंधित होंगी। जब शिक्षक या अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या का ही पता नहीं होगा तो उसके द्वारा किए गए समस्त प्रयास निरर्थक होंगे। मतलब अगर जो शिक्षक जो एक टीचिंग लेवल पे जो भी पढ़ा रहा है और उसे छात्रों की समस्या ही नहीं पता है कि उनके पास क्या समस्या है, तो बिना समस्या के अगर वो कुछ भी प्रयास करता है तो वो क्या होगा, वो बेकार होंगे, वो वेस्ट होंगे, ठीक है। अतः समस्या का समाधान खोजने से पूर्व उस समस्या को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो समस्या का समाधान खोजने से पहले समस्या को समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो ये पोर्शन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए दूसरा चरण है समस्या को परिभाषित करना। तो इस चरण में समस्या को परिभाषित किया जाएगा। कैसे करते हैं, इसके अंतर्गत जिस समस्या पर कार्य कर रहे हैं उसको स्पष्ट कीजिए कि वास्तव में उस समस्या से तात्पर्य क्या है। इसमें हम जो भी हमारी समस्या होगी, जो भी हमारा प्रॉब्लम होगा, उसको पहले क्लियर करेंगे कि भाई ये समस्या क्या है और इसको सॉल्व कैसे करना है। उदाहरण के तौर पे लिखी हुई है यहां पर बात। उदाहरण गणित में सूत्रों की ही समस्या को देखा जाए तो विद्यार्थी परीक्षा देने तो जाते हैं किंतु उन्हें बीज गणितीय सूत्र जो होते हैं वो नहीं याद होते। तो फॉर्मूला याद नहीं रहता है और बच्चे क्या करते हैं, परीक्षा देने चले जाते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल यह है कि छात्र वर्तनी में भी गलतियां करते हैं, मात्राओं की गलतियां छात्र करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका ये विद्यालय आपका ऐसे लिखा है और कुछ लोग विद्यालय इस तरीके से लिखते हैं कि दा बना देते हैं और उसमें हलंत लगा देते हैं और या ला या, ठीक है। और इस तरीके से क्या करते हैं, विद्यालय लिख देते हैं। अब देखिए जैसे ये संतोष लिखा हुआ है तो संतोष में ये पेट फटा वाला सा बनता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी सा बनाते हैं, ठीक है, सरौता वाला सा बनाते हैं, तो वो ठीक नहीं है। और क्षितिज ये आपका इस तरीके से लिखा जाता है, कुछ लोग क्षितिज ऐसा लिखते हैं। अब देखिए जो तीसरा जो चरण है, तीसरा चरण क्या कहता है, तीसरा चरण समस्या का सीमांकन करता है। समस्या का सीमांकन इस चरण के अंतर्गत होता है। तो इसके अंतर्गत समस्या को उस क्षेत्र को बताइए जहां आप कार्य करेंगे। अब देखिए इसमें क्या किया जाएगा कि समस्या का क्षेत्र बताया जाएगा। तो देखिए समस्या का क्षेत्र भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है, अलग अलग कई टाइप से होता है। आपका क्षेत्र क्या हो सकता, आपका समस्या का क्षेत्र क्या हो सकता है भाई, वो क्षेत्र कला का भी हो सकता है, विज्ञान का भी हो सकता है, गणित का भी हो सकता है, वो किसी भी समस्या का क्षेत्र हो सकता है, या आपका इंजीनियरिंग के किसी सब्जेक्ट का हो सकता है, वो भी एक समस्या का क्षेत्र है, ठीक है। तो क्षेत्र से हम इसी तरीके से हम समझते हैं इसको। और वो बेसिक लेवल की भी पढ़ाई का हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको वर्तनी पे कार्य करना है, आपको वर्तनी संबंधी छात्रों की अशुद्धियां दिखाई देती हैं तो आपको उसी पे वर्क करना है। छात्र अगर गणित का पेपर देने जा रहे हैं और उनको फॉर्मूले नहीं याद हैं तो आपको फॉर्मूले याद कैसे करें, आपको उस पे वर्क करना है, ठीक है। परंतु आप सभी कक्षाओं के समस्त छात्रों को नहीं ले सकते। तो देखिए जब आपको एक
तरीके से करना है, जब आपको ये जांच करनी है कि कितने छात्रों का विषय कमजोर है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप पूरी क्लास और समस्त कक्षाओं के छात्रों को एक साथ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फिर वो भगदड़ वाला माहौल टाइप का बन जाएगा। और बच्चे हैं, कई सारे बच्चे हैं, अगर आपस में मिल जाएंगे, दोस्ती करेंगे, भाई दूसरी बड़ी कक्षाओं के छात्र छोटी कक्षाओं के छात्र आपस में मिलेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, हो हल्ला होगा, शोर शराबा होगा। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी कक्षा में जांच कर सकते हैं और कुछ और छोटी छोटी कक्षाएं आप ले सकते हैं, और उनमें भी आप सीमित छात्रों के ही साथ कर सकते हैं। जैसे क्या है, जैसे आपने क्या है कि मात्राओं से संबंधित जो अशुद्धियां हैं वो सभी छात्र करते हैं, तो आपने क्या किया कि आपने एक क्लासरूम से 10 छात्रों को ले लिया, ठीक है, और 10 छात्र में से 2 ही हैं जो मात्राएं सही, मात्राओं में थोड़ा ठीक है, और ये आपके 8 जो हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं मात्राओं में। इसका मतलब क्या है कि ज्यादातर लोगों को वर्तनी संबंधी अशुद्धियां जो हैं वो ज्यादातर लोग करते हैं, कम ही लोग हैं जिनका कॉन्सेप्ट इस चीज का ठीक है। तो आपको कम बच्चे ही चूज करने में समझ में आ गया कि नहीं यार, यहां पर लोग मात्राओं में गलतियां कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे कि आप मात्राओं संबंधी जो भी मतलब जो भी टीचर है, जो भी ज्ञान है, वो बच्चों को आप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उस पाठशाला एवं कक्षा का उल्लेख करना होगा जिसमें आपको अनुसंधान कार्य करना है, ठीक है। जिस फील्ड में आपको रिसर्च करना है आप उसमें करेंगे, ठीक है। तो इतना पोर्शन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखिए चौथे चरण पे चलते हैं हम लोग, समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण करना, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि छात्रों द्वारा वर्तनी संबंधी अशुद्धियां जो होती हैं उनके संभावित कारणों का पता लगाएंगे और फिर उन पर हम लोग सोच विचार करेंगे। तो देखिए इसको पढ़ लेते हैं। इस सोपान के अंतर्गत उन कारणों पर विचार कीजिए जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के मूल कारण है। जैसे बालकों का अशुद्ध उच्चारण, मतलब बालक अगर किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो क्या करते हैं, वो गलत करते हैं। दूसरा है वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से अनभिज्ञ होना। तो देखिए वर्तनी, ठीक है, वर्तनी संबंधी ये नियमों से होगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, नियमों से अनभिज्ञ होना। तो मतलब छात्रों को जो भी मात्राओं के, जो वर्तनी के मात्राओं के जो भी नियम होते हैं उनके बारे में ना पता होना, ये भी एक कारण हो सकता है। और उच्चारण का स्थानीय प्रभाव, और आप छात्र जिस लोकेलिटी में रहते हैं वहां पे लोग कैसा उच्चारण करते हैं, इस चीज का भी प्रभाव पड़ता है। और माता पिता द्वारा अशुद्ध उच्चारण करने से भी फर्क पड़ता है, ठीक है। पुनः इन कारणों पर विचार करके देखना चाहिए कि इनमें से कौन सा कारण प्रमुख है, ठीक है। तो ये पोर्शन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए 5वां सोपान है हमारा क्रियात्मक परिकल्पना निर्माण। इस सोपान के अंतर्गत उन क्रियाओं पर विचार कीजिए जिनके द्वारा समस्या के ऊपर दिए हुए कारणों को मिटाया जा सके। मतलब इसके पहले जो हमने कारण पढ़े हैं उनको मिटाया जा सके, इन पर हमको क्या करना है, हम शिक्षकों को विचार करना है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम छात्रों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए कई क्रियाएं अपना सकते हैं। उनकी जो अशुद्धियां हैं उन्हें दूर करने के लिए हम जो प्रयास हम कर सकते हैं वो सभी टाइप के प्रयास हम कर सकते हैं। जैसे पहले छात्रों द्वारा की जाने वाली वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो प्राय अधिकतर विद्यार्थियों द्वारा की जाती है, इस पर बैठकर सभी शिक्षक विचार कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि देखिए सारे जितने भी शिक्षक हैं, टीचर्स आपस में सारे टीम बना ले मिल करके, और इस बारे में थोड़ा सोच विचार किया जाए कि छात्र किन शब्दों को लिखने में अधिकतर गलतियां करते हैं। तो जब सोचेंगे, कोई टीचर अपने विचार रखेगा और सबके विचार जब एक साथ एकजुट हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि कमी का निराकरण जो होगा वो आसान हो जाएगा, समस्या का समाधान जो होगा वो क्या होगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो
ये हमारा 5वें चरण के अंतर्गत होता है। छठा चरण है अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास। तो इस सोपान के अंतर्गत आप उन सभी बातों पर विचार कीजिए जिनके द्वारा आप अपने प्रयत्नों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इस सोपान के अंतर्गत हमें वो सभी बातें ध्यान रखनी है जो भी हमने प्रयास किए हैं वो क्या हो एक बेहतर प्रयास साबित हो सके। मूल्यांकन में क्या होगा कि मूल्यांकन में जो भी हमने प्रयत्न किया है वो अच्छा साबित हो सके। तो हमारा जो प्रयास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो बेहतर साबित हो सके, ऐसा हमको करना है। ठीक है। उदाहरण के लिए वर्तनी सुधार के लिए किए गए प्रयास, प्रत्येक प्रयत्न के बाद उसके परिणामों का परीक्षण किया जा सकता है और उन शब्दों की सूची तैयार की जा सकती है जिन्हें लिखने में बालक प्रायः भूल करते हैं। तो फिर क्या करेंगे कि हम उन सभी शब्दों की हम एक लिस्ट तैयार कर लेंगे जिनको लिखने में बालक क्या करते हैं, बार बार भूल करते हैं, उसमें गलतियां करते हैं। और यही जो लिस्ट होगी उसमें जो शब्द होंगे, यही शब्द बालकों से लिखा करके हम उनकी क्या करेंगे, हम अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इसको पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए। देखिए 7वां और 8वां जो चरण है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए 7वां चरण है, इसके अंतर्गत समस्या समाधान हेतु किए गए प्रयासों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो समस्या से जो हम 6 चरण तक जो भी हम कर चुके हैं उनका क्या करा जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इसमें सांख्यिकी गणना के आधार पर यह है आप ज्ञात कर सकते हैं कि आपके द्वारा छात्रों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों में सुधार में क्या और कितना परिवर्तन आया। मतलब पहले जितनी गलतियां करते थे अब कितनी गलतियां कर रहे हैं, उनमें कितनी कमी आई है, ये आप देख सकते हैं। और 8वां चरण है वो क्या है, निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। ठीक है। कंक्लूजन से आप ये पता कर सकते हैं कि आपका जो प्रयास था वो कितना सक्सेसफुल रहा था, ये आप उसके अंतर्गत देख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आप अपने द्वारा वर्तनी सुधार के प्रयत्नों में जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं उसका उल्लेख कीजिए और बताइए कि विद्यार्थियों में कितना परिवर्तन आया है। ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर। चलिए अब हम लोग इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है किसको, केवल शिक्षकों को, केवल प्राध्यापकों को, शिक्षक, प्राध्यापकों, प्रधानाध्यापकों, छात्रों, और लास्ट ऑप्शन है आपका शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, ABSA को। तो इसमें राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, ABSA। अब देखिए क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं, तो इन 4 में से आपका कौन सा सही है, SS स्टीवेंस, स्टीफन एम कोरे, GC हेल्मस्टेडर, और लास्ट ऑप्शन है आपका ब्रेडफील्ड। ठीक है, ब्रेडफील्ड। ठीक है। तो इसमें कौन सा हमारा सही है, तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, स्टीफन एम कोरे। ठीक है। कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या को जानने व समाधान हेतु शोध किया जाता है, उस शोध का नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन है, मौलिक शोध, क्रियात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक शोध। तो हमने चैप्टर पढ़ा है क्रियात्मक शोध का, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्टीफन एम कोरे। ठीक है। स्टीफन एम कोरे ने क्या किया था, क्रियात्मक अनुसंधान, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। दूसरा क्वेश्चन है, स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था। तो इसमें क्या है, ये आपका क्रियात्मक शोध, मौलिक शोध, ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक शोध। तो अभी तक कितने टाइम से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्रियात्मक शोध। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। और पिछले क्वेश्चन से कंपेयर किया जाए तो शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान और क्रियात्मक शोध तो एक तरीके से एक ही है। और किसने प्रयोग किया था, स्टीफन एम कोरे ने। यहां पर स्टीफन एम कोरे क्वेश्चन में दे रखा है,
तो आंसर क्या होगा? क्रियात्मक शोध होगा। अब देखिए प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसमें है ऑप्शन ए है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ऑप्शन बी है एसेंशियल ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट, ऑप्शन सी है इम्प्रूव एजुकेशन, ऑप्शन डी है टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। तो चलिए देखिए आगे देखते हैं। तो प्रश्न हमारे सामने, समस्या हमारी है, हल भी हमारा है, यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये मैंने लेक्चर की शुरुआत में आपको बताया था, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, क्रियात्मक शोध से संबंधित है। परिकल्पना होती है, तो देखिए परिकल्पना में क्या होती है कि अगर हमारे पास समस्या होती तो समस्या को हम पहले सॉल्व करने का हम निर्णय लेते हैं। समस्या को सॉल्व करने का जो निर्णय होता है वो हम उसको पहले ही ले लेते हैं, तो ये क्या होती है? ये परिकल्पना कहलाती। तो परिकल्पना समाधान का पूर्व अनुमान, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। सो ऑल राइट, फेयर एनफ, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड दिस इज द एंड ऑफ क्लास।